दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हैं। और आज स्टैटिक पोर्शन में मैंने जीएस में विशेष रूप से इतिहास को लिया है। और इतिहास में हम लोगों ने वैदिक काल के दो चैप्टर कर लिए हैं। और अब तीसरा चैप्टर है वो है वैदिक काल का, या वैदिक पार्ट 3 के नाम से समझ सकते हैं इसको। तो इसमें मुख्य रूप से जो वेद से ऋग्वैदिक समकालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, उनको हमने इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? मैंने आपको कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में परीक्षा के दौरान जब भी प्रश्न पढ़ें तो प्रश्नों को पढ़ने के दौरान हमेशा यही कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि पेन का जो पॉइंट हो वो वर्ड्स के साथ में मूव करे। तो हम उससे क्या होगा, जो ह्यूमन एरर जैसी संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाएंगी। तो प्रश्न क्या है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? ठीक है, तो किया है, किया पूछ रहा है यहाँ पर, किया नहीं है या नहीं किया ये नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा है? चार ऑप्शन अपने पास उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है कात्यायन ने, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि ने, तीसरा कौत्स ने और चौथा बौधायन ने। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है और इसका सही आंसर कौत्स होगा। कौन? कौत्स। कौत्स जो थे उन्होंने वैदिक वेदों की जो महिमा है उसका खंडन किया है। वो वेदों की परंपरा को नहीं मानते थे। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। मेरी दोस्तों कोशिश है कि इसमें मैं हर तरीके के प्रश्न शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा अगर आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो लोग नए हैं वो लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में होता क्या है कि सामान्य क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बीच का एक रेशियो रहता है जो बढ़ता और घटता रहता है। कभी ये 60-40 का हो जाता है, कभी 70-30 का हो जाता है, कभी 80-20 का हो जाता है। तो इस वजह से मैं अपने क्वेश्चंस जो बना रहा हूँ उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि हर तरह के क्वेश्चन उसमें शामिल हों। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी उपलब्ध कराएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की। और साथ साथ में अपनी आप जानकारियाँ जुटा लें कि तृतीय वेद में जो तृतीय मंडल है ऋग्वेद का, उसमें और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं या अवधारणाएं शामिल हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, नदी सूक्त किस मंडल में है? तो यहाँ पर भी आपके पास चार विकल्प उपलब्ध हैं। प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल और दशम मंडल। तो ये भी सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको लर्न करना ही होगा। अगर आप इनको लर्न नहीं कर सकेंगे तो आप वहाँ पर नुकसान में रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे कुछ जो सेक्शंस हैं उनकी आप जो है लिस्टिंग कर लीजिए और उनको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको सहूलियत होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा तृतीय मंडल। जो तृतीय मंडल है, तृतीय मंडल में नदी सूक्त की चर्चा की गई है। और नदी सूक्त में क्या है, तो विशेष रूप से जो विश्वामित्र और नदी के जो देवता थे उनके बीच संवाद है। ये इसमें जो है विश्वामित्र जो है उससे नदी के देवता से प्रश्न पूछते हैं और वो उनके उत्तर देते हैं। तो यह वर्णन या ये किसमें है? ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। और तृतीय मंडल में ऊपर हमने देखा क्या कि ऋग्वेद की जो तृतीय मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताएंगे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? आप लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि चतुर्वर्ण की परिकल्पना
पुरुष सूक्त में है। इस सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है? यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने पास उपलब्ध हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकंड इज यजुर्वेद, थर्ड पुराण और डी या फोर्थ महाभारत। तो आप जैसा जानते हैं इसके पीछे एक सामान्य से एक तो जानकारी है, दूसरी बात एक अवधारणा है। इसमें ये कहा गया कि जो चतुर्वर्ण की परिकल्पना है वो ये माना गया है कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसको जो है वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक विराट ब्रह्मा के रूप में या एक विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है, जिसके मुंह से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, इसी तरीके से जो है वैश्य और शूद्र आदि की परिकल्पना की गई है। तो उसी को चतुर्वर्ण कहा जाता है। इसलिए आप अगर प्रश्न अगर थोड़ा बदलता भी है तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि किस मंडल में, तो वो 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्त। ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं था? मैंने कहा था आप पेन बराबर वर्ड्स के साथ में मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रूट टर्म क्या है? नहीं। यानी कौन सा अधिकार ऐसा था जो पुत्री को प्राप्त नहीं था? यहाँ पर अब देखते हैं, अपने पास 4 विकल्प हैं। अवधारणात्मक प्रश्न भी है, फैक्चुअल प्रश्न भी समझ के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो उपनयन संस्कार या शिक्षा का अधिकार या यज्ञ का अधिकार या उत्तराधिकार। तो दोस्तों उत्तराधिकार, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों आ जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों आ जाते हैं। तो इस आधार पर वैदिक काल में उत्तराधिकार का जो अधिकार था वो पुत्रियों को प्राप्त नहीं था, जबकि पुत्री जो थी उपनयन भी होता था, शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी और यज्ञ में भी शामिल हो सकती थी। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बहुत से सामान्य सा क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। सभा किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को ये क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ओके, तो और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शतमान क्या था? शतमान क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन जानकारी अभी मैं इसके साथ में आपको और दूंगा। शतमान उत्तर वैदिक कालीन सिक्का हुआ करता था। तो दोस्तों आप देखते होंगे 2 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे या पढ़े होंगे, एक निष्क और शतमान। तो यहाँ पर अधिकांशतः जो है छात्र गलती ये कर देते हैं, कभी कभी निष्क और शतमान को एक ही दौर का समझ लेते हैं। लेकिन निष्क जो था वो ऋग्वैदिक कालीन सिक्का था, या विनिमय का माध्यम के रूप में जो है धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था या आभूषण के रूप में। और जो शतमान हुआ करता था वो विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में एक सिक्के के रूप में या विनिमय के रूप में इसका प्रचलन था। ओके, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे निष्क और शतमान के में क्या अंतर है। देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वैदिक नदियों एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेलन में कौन सा गलत है? फिर मैंने जैसा आपसे कहा था कि आप लोग कोशिश करेंगे हमेशा पेन को अपने वर्ड्स के साथ में मूव कराएं। तो कौन सा गलत है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? गलत को आप सीधे अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर अब गलत पर आप समझ गए, आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें विकल्प हैं। वैदिक नदियाँ एक तरफ दी हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? कुभा, ये कहाँ? काबुल में, सॉरी काबुल, इसको काबुल आधुनिक नाम इसको कहा जाता है काबुल नदी। और परुष्णी, रावी नदी कही जाती है, सदानीरा, गंडक। और जो शतुद्री है वो यहाँ पर सरयू नहीं है, ये यहाँ पर गलत आंसर है। यानी इसका गलत कौन सा विकल्प है? सरयू शतुद्री। शतुद्री को का आधुनिक नाम क्या है? कोई अगर जान रहा है तो बताए। आधुनिक नाम है सतलज। सतलज। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो गया। और ये जो तीनों नाम हैं वो आप लोग याद रख लेंगे और सतलुज का शतुद्री याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ये भी एक अच्छा अवधारणात्मक प्रश्न है।
और जैसे आप देखेंगे इसमें आप एलिमिनेशन सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से कैसे आप आंसर तक एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य में है, यानी ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर आप इसको धीरे से पीछे टिक कर लें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप जैसा जानते हैं ऋग्वेद में जो है के 10वें मंडल में इनका वर्णन है, इसको आप एलिमिनेट कर लें। इंद्र सूर्य रुद्र मरुत वैदिक कालीन देवता हैं, इनको आप जो है टिक कर लें। यानी यहाँ पर अब अंतिम रूप से कौन बचता है? सी। तो वेदोत्तर काल, यहाँ टर्म क्या दिया है, फिर यहाँ पर मैंने बताया आप अंडरलाइन या सर्कल करेंगे। तो क्या है वेदोत्तर काल? तो वेदोत्तर काल में प्रचलित कौन सी प्रथा हुई? सी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये क्या है? ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुए, जबकि इससे पूर्व के जो ये तीनों और विकल्प हैं वो वैदिक काल में प्रचलित थे। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। ऋग्वेद में, सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जौ। ठीक है, यव किसके लिए? जौ के लिए उपयोग किया गया है। और जौ ही जो हमारी सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न क्या है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली वैदिक युग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। निरंकुश प्रणाली, प्रजातंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्रात्मक या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इसका सही विकल्प क्या है? वंश परंपरागत राजतंत्र। उस समय मोनार्की हुआ करती थी। डेमोक्रेसी, जो ये रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक आता है, लेकिन यहाँ पर टर्म क्या है आप लोग याद रखेंगे? वैदिक युग। वैदिक युग दे रहा है, इस वजह से राजतंत्र। अगर महाजनपद काल देता तो उस पीरियड में गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रणालियाँ प्रचलित थीं, जबकि वैदिक युग में केवल राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों, मैं एकदम जो माइनर पॉइंट्स हैं डिफरेंस करके बताता हूँ, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो और चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएं। मेरी यही कोशिश है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मंत्र किससे संबंधित हैं? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। तो चारों विकल्प में क्या सही आंसर होगा? आप जैसा जानते हैं अग्नि को। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंत्र किसको संबंधित हैं? जो अपने पास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, वरुण, विष्णु, यम और अग्नि। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आप और जो है इन्फॉर्मेशन अपने नोटबुक में कलेक्ट करके इसी के साथ सबमिट कर लेंगे। वो ये कि अग्नि को कितने मंत्र सम्मिलित किए, अग्नि से संबंधित कितने मंत्र हैं। ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी चुका है, इसलिए आप इन स्तर पर भी तैयार रहें। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था या युद्ध का देवता माना जाता था? तो अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? सीधा सा आप जानते हैं, इंद्र जो थे वो वर्षा के भी देवता थे और युद्ध के भी देवता थे। वर्षा के भी देवता थे और युद्ध के भी थे। समझ गए आप लोग? तो इसलिए अगर युद्ध के देवता है तब भी इंद्र हैं और वर्षा के देवता हैं तब भी इंद्र हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जब आर्यों के बारे में बात की गई तो ऐसा कहा गया है, जैसा आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जब जानते हैं, अगर इतिहास आपने जो है बारीकी से पढ़ा है या कुछ अवधारणात्मक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है, जितने साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उन सब ने यह माना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए शामिल किया क्योंकि आपको
क्वेश्चन के हर डायमेंशन पर जो है सोचना चाहिए। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य, पूर्व वैदिक यहाँ पर टर्म याद रखिएगा, पूर्व वैदिक मतलब ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक मतलब उसके बाद का पीरियड। आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन नहीं था अगर टर्म इसमें नहीं है, कौन था? मैंने कहा पेन बराबर मूव कराएंगे आप वर्ड्स के साथ में। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? इसका भी आंसर इंद्र होगा। इंद्र जो थे वो क्या थे? सर्वाधिक प्रिय देवता हुआ करते थे, क्योंकि वर्षा और युद्ध के रूप में, वर्षा के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में वो आम लोगों की रक्षा करते थे, ऐसा वैदिक जनों का मानना था। इस वजह से इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल, अगर आप स्ट्रांग हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा उसके माध्यम से। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता था, या किस नाम से जाना जाता था? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा काल था? ब्राह्मण काल। ठीक है। जब वैदिक काल होता है, वैदिक काल के बाद कौन सा काल आता है? वैदिक काल में आप देखते हैं, हालांकि ऐसा कोई इसमें फेज़ नहीं है कि ये ईयर जो है ये डिवाइड है, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद जो है ये स्वतंत्रोत्तर है और ये स्वतंत्रता पूर्व है, क्योंकि वो ऐसा पीरियड था जिस समय कोई लास्ट उसकी डेडलाइन या ऐसी फाइनल लाइन नहीं थी। इस वजह से एक संक्रमण का दौर हुआ करता था, लेकिन उसमें विशेष रूप से प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर माना जाता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल वो ब्राह्मण युग माना जाता था। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण किन ग्रंथों को श्रुति कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ कौन कौन से हैं या किनको कहा जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेद। वेद जो थे वो क्या हुआ करते थे? श्रुति ग्रंथ हुआ करते थे। वेद को श्रुत साहित्य कहा जाता है या श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद जो है जो अन्य ग्रंथ हैं वो श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, साकल संहिता का संबंध किस वेद से है? प्रश्न के साथ में आप हमेशा पे ना बराबर मूव कराएंगे वर्ड टू वर्ड। तो साकल संहिता का संबंध किस वेद से है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। यहाँ पर 4 वेद दिए हैं, चारों वेदों में सही आंसर क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई हैं। 5 शाखाओं में साकल, वाष्कल, ऐसे ही और 3 और शाखाएं हैं, आश्वायन, तो ऐसे ही शाखाएं हैं जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है और इसका उद्देश्य था कि इसके अध्ययन में और सुविधा हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों अभी मैंने एक नदी से प्रश्न पिछला सबमिट किया था और इस प्रश्न को भी मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, तो इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। तो चिनाब नदी का क्या नाम था? वैदिक कालीन नाम अस्किनी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई इफ बट नहीं, आपको लर्न ही करना होगा। तो इसका आंसर क्या है? अस्किनी। अस्किनी जो थी वो चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? 4 विकल्प अपने पास, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, गाय, सिक्का। तो विनिमय किससे किया जाता था? यहाँ पर आप लोग, फिर मैंने कहा था कि आप पेन बराबर मूव कराएंगे तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न या ह्यूमन एरर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या ध्यान देना आपने आपको। पहले पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है। किस टर्म की बात कर रहा है? पूर्व वैदिक काल, न कि वैदिक काल। यहाँ पर ये केवल वैदिक काल की बात नहीं कर रहा है, ये पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है, इसलिए पूर्व वैदिक काल में बात की जाएगी। अगर वैदिक काल की बात करता तो जो है आंसर हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? गाय। गाय जो हुआ करती थी पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम हुआ करती थी। विनिमय समझ सकते हैं, एक्सचेंज, यानी
गाय का कैसे प्रयोग किया जाता था कि मान लो आपके पास 2 क्विंटल गेहूँ है, या आपके पास और जो है कोई घरेलू उपभोग का सामान है, फल हैं, वृक्ष हैं, आपके पास जो है जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप स्वामित्व आपके पास है, तो वो क्या हुआ करता था, वो अगर दूसरे के पास नहीं है तो वो आपको गाय उसके बदले में देगा और वो चीज़ें आप उसको उपलब्ध कराएंगे, आप उसको देंगे। तो एक ये विनिमय प्रणाली थी। जैसे अभी हम लोग मार्केट से पैसा लेकर के सामान खरीदते हैं तो उसको पैसे देते हैं, उसी तरीके से यह विनिमय प्रणाली पूर्व वैदिक काल में प्रचलित थी। मेरी दोस्तों कोशिश यही रहती है कि बहुत आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है और लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। और तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। तो पहला विकल्प है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चारों विकल्प हो गए। तो इसमें बालखिल्य क्या है, तो इसमें देखते हैं हम, बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के जो 11 सूक्त हैं, वैसे ऋग्वेद में कितने टोटल सूक्त हैं? 1028 सूक्त ऋग्वेद में है, लेकिन इसमें से जो 11 सूक्त हैं वो कौन से सूक्त कहे जाते हैं? बालखिल्य सूक्त। ठीक है, आप लोग ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूजन यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के जो 11 सूक्त हैं वो बालखिल्य सूक्त कहे जाते हैं। और बालखिल्य सूक्त ऐसे सूक्त हुआ करते हैं जिनको एक तरीके से नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है या उनका नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका सीधा आंसर क्या है? ऋग्वेद का 10म मंडल है, उसमें चारों वर्ण का या चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसमें माना गया है उसके विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों का उद्भव हुआ। ठीक है, आप लोग और अगर कुछ चीज़ें हैं आप लोग जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेंस की दृष्टि से तैयार कर लेंगे कि गांधी की वर्ण व्यवस्था संबंधी अवधारणा क्या थी। इसको आप नोट डाउन कर लें और इस पर अपने नोट्स तैयार कर लें। अगर बाय द वे एग्ज़ाम में नहीं आता है फिर भी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि गांधी की वर्ण व्यवस्था की अवधारणा से आप रूबरू हों, उसको बारीकी से समझते हों। ठीक है, हालांकि 1-2 जो एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है और मुझे जहाँ तक याद है 2019 में यूपी पीसीएस के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिया है, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, आप करेक्ट कर लेंगे उसको। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, कथन है। और कारण इसका है, ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये मुख्य है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कथन यह है ऋग्वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी या ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। और कारण क्या था? ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से क्या सही आंसर होगा ये आप हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी कैसे? ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की पुष्टि भी करता है या सही व्याख्या भी करता है। तो अतः अपना फाइनल आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें वैदिक कालीन रत्निन की सूची मिलती है? आप लोग बताएंगे अगर आप लोगों के पास जानकारी है। कौन सा ग्रंथ है जो रत्निन की सूची का उल्लेख करता है? तो दोस्तों आपके पास अगर जानकारी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और सही इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, हालांकि सूची ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, लेकिन वैदिक ग्रंथ कालीन ग्रंथ के रूप में
अथर्ववेद में इसकी प्रारंभिक रूप में चर्चा है। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 आंसर विकल्प हैं: जबाल प्रवाहन, श्रुतिसेन, जमदग्नि, अश्वपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अश्वपति। अश्वपति जो थे वो दार्शनिक राजा थे। दोस्तों यहाँ पर आप जब पढ़ें तो हमेशा यही कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप क्वेश्चन के हर टर्म से रूबरू हों और उस पर बारीकी से ध्यान दें। अगर ये प्रश्न ऐसे न पूछ करके ऐसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा दार्शनिक राजा के रूप में प्रसिद्ध था, तो और कैकेय जनपद का उल्लेख नहीं करता, तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा? अश्वपति। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप तोड़ करके भी समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आज का जो अपना टारगेट था हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी पढ़ाने की स्टाइल, मेरा कंटेंट ये सब ठीक लगता है तो आप लोग जो ये वीडियो है इसको दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ हो और साथ ही साथ मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े, मुझे प्रोत्साहन मिले, जिससे मैं और बेहतर कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके प्री एग्ज़ाम तक, जो दोनों एग्ज़ाम हैं और बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तब तक मैं उपलब्ध करा सकूं। और मेरा जो ये प्रयास है वो निरंतर चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।